नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से हम खबर आपको बता दें। राउस एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी ही देर में सीएम की पेशी होगी। दिल्ली से हम खबर आपको बता दें, आज केजरीवाल की कस्टडी फिर ईडी की तरफ से मांग की गई है कि कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी की मांग की गई है। तो कोर्ट की कार्रवाई जारी। दिल्ली से बड़ी खबर, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। और लगातार सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है कि 7 दिन की कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी गई है। तो ईडी ने दरअसल कई अहम बातों का हवाला दिया है कि पूछताछ में कुछ बिंदु अभी बाकी है, जिसको लेकर कस्टडी की मांग की जा रही है। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में जो कोर्ट की कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोर्ट परिसर के बाहर एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। तो लगातार कई अहम बिंदुओं पर अभी ईडी की पूछताछ बाकी है, जिसको लेकर कस्टडी की मांग की जा रही है और इसे 7 दिनों के लिए बढ़ाया जाए। सूत्रों के हवाले से अहम खबर, फिलहाल कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। कोर्ट की कार्रवाई जारी। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता भारद्वाज का बड़ा दावा सामने आया है। सौरभ भारद्वाज का दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। सौरभ भारद्वाज ने इस बात का हवाला दिया है और आप नेता सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा दावा कि ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। तो जिस तरीके से दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी की गई शराब नीति घोटाले को लेकर और 100 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया ईडी की तरफ से, लगातार ये गंभीर आरोप फिलहाल मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। थोड़ी ही देर में राउस एवेन्यू कोर्ट की जो कार्रवाई है, तो ईडी की तरफ से कस्टडी की मांग की गई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आपसे कुछ ही देर बाद निकलकर सामने आएगा। 7 दिन की कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग की गई है ईडी की तरफ से। फिलहाल कोर्ट का इस पर क्या कुछ फैसला होगा, ये देखना होगा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं।
और राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। और इसी खबर पर प्रवीण गुप्ता और प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो अब राउस एवेन्यू कोर्ट में जो कार्रवाई है वो शुरू है। फिलहाल क्या कुछ फैसले की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ईडी की तरफ से 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। प्रवेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि उनकी पत्नी और बेटा भी कोर्ट में पहुंचे हैं। और अभी सिर्फ जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी ने कस्टडी की मांग की है। कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है और दोनों पक्षों की जो जिरह है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि कोर्ट का जो फैसला है या ये कहे कोर्ट का रुख क्या है, वो अभी हो सकता है कि थोड़ी अभी अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल इंतजार करना होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला निकलकर सामने आ पाएगा। प्रवीण गुप्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, देखा जाए अब कोर्ट की कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान क्या ईडी की तरफ से कुछ रिपोर्ट तैयार की गई, कुछ अहम बिंदुओं पर जो पूछताछ की गई उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि रॉयल रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जो सवाल अभी तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे उनके उत्तर अभी तक उनको नहीं मिल पाए हैं। और इसी के चलते जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ईडी ने उनसे 7 दिन का, कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है कि 7 दिन का रिमांड इनका और बढ़ा दिया जाए और हमें इनकी कस्टडी दे दी जाए। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इनकी कस्टडी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर सुप्रीम जो कोर्ट है वो इनकी कस्टडी बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, वो अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार ईडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अभी भी इस घोटाले को लेकर कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने बाकी हैं, और इसी को लेकर लगातार रिमांड की भी मांग की जा रही है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है सभी को कि कोर्ट का फैसला क्या होगा इस मामले को लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के सामने एक अहम सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी। जी, मैं बता दूं आपको, कल सुनीता केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि आज जब अरविंद केजरीवाल जी की पेशी होगी तो उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा खुलासा करेंगे। अब वो क्या है बड़ा खुलासा, वो अभी सुनवाई के बाद ही पता लगेगा। क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना खुलासा करेंगे या ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए 7 दिन की कस्टडी में रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पहले से ही कम नहीं थी, और जब से दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और सवाल बेहद महत्वपूर्ण यही है कि क्या अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, आखिर ये सत्ता कैसे चलेगी, इस पर लगातार। और दूसरी तरफ 31 मार्च को इसी गिरफ्तारी को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी की। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं ये कहने की या बात सीधे तौर पर मैं कहूँ दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है या प्रचंड है वो गलत है, और यही वजह है कि लगातार प्रदर्शनों का दौर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी के बाद से चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और उसमें दोनों पार्टियों का जो रुख है वो एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज खुलासा करने की बात कही है वो एक अहम कड़ी है, जिसकी जो घोषणा कल सुनीता केजरीवाल ने खुद की थी। तो उसमें कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है, ये सीधे तौर पर ये कहे कि कौन सा खुलासा वो करने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा ईडी की जो बात है सीधे तौर पर वो सामने आ रही है निकल करके। ईडी अभी कस्टडी और चाहती है क्योंकि उनके कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अभी उनको लेना है। कोई मोबाइल है, मोबाइल में
जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों जो तार बने थे, एक ग्रुप बना था जिसमें विजय नायर भी जुड़ा था, अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए थे, मनीष सिसोदिया भी थे, संजय सिंह भी थे, के कविता भी थी। इनकी क्या बातचीत होती थी उस मोबाइल को लेकर जो है बार बार बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अभी ईडी को और भी पूछताछ करनी है। तो उम्मीद ये बिल्कुल जताई जा रही है प्रवेश, कि देखा जाए तो वही पूरा सीन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दौरान हुआ था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी इसी तरीके से रिमांड पर रिमांड, ईडी की रिमांड पे रिमांड, और इसके बाद पूछताछ लगातार होती रही, लेकिन कोई ऐसे तथ्य निकलकर सामने नहीं आ पाए जो उन आरोपों को पुख्ता कर सके। और एक बार फिर से केजरीवाल का ये आरोप कि ये आम आदमी पार्टी के या ये कहा जाए कि मेरे खिलाफ एक साजिश है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जो हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी केजरीवाल को हटाने की, उसके कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये सबसे बड़ा अपडेट मैं इस समय का दे रहा हूं कि हाई कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज कर दी है। सुनवाई जरूर पिटीशन को एक्सेप्ट जरूर किया था कोर्ट ने सुनने के लिए, लेकिन उसको खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक जो पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से हट जाना चाहिए, उनको अपने पद पर नहीं बना रहना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कड़ी है कि हाई कोर्ट ने वो पिटीशन या पीआईएल को खारिज कर दिया है। जी, तो फिलहाल ये बिंदु तो पुख्ता हो जाता है कि अपने पद पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल बने रहेंगे और ऐसे ही ये सरकार चलेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पीआईएल दाखिल हुई थी और उसमें उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें कोई सख्त टिप्पणी कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने जब पिटीशन को एक्सेप्ट किया और सुनवाई की शुरुआत की, तो उसके बाद सीधे तौर पर जो है उसको खारिज कर दिया। ये फैसला अरविंद केजरीवाल का है, उनकी पार्टी का है, या मैं सीधे तौर पर कह दूं कि ये उनका अपना निजी मामला है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर पिटीशन को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही सामने आ रही है कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे, फिलहाल हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। प्रवीण संवाददाता हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवीण गुप्ता। प्रवीण, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो पूरा जो एक यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ है या सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार कई आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है 100 करोड़ के घोटाले का जिक्र। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के भी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें से 60 तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। तो ये घोटाला कैसे, क्योंकि जो शराब नीति घोटाले को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है, तमाम तथ्य छानबीन के दौरान निकलकर सामने आए, लेकिन अभी तक एक भी पुख्ता सबूत कहा जाए ईडी की तरफ से पेश नहीं किया गया है। जी मैं बता दूं, मैं जो बात हुई सबूतों की, तो ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर से ईडी को फटकार लगाई थी कि जब आपके पास सबूत मौजूद है तो आपने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। लेकिन जब कोर्ट ने पूरे तथ्य देख लिए थे, तभी उनको अरेस्ट करने का सख्त तरीके से आदेश दिया था और कहा था कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो कुछ ना कुछ सबूत या कुछ ना कुछ चीजें जो कि अरविंद केजरीवाल जी के घर से मिली थी, जैसे उनका फोन उसी टाइम पे जब्त कर लिया गया था, जैसे उनके जो दस्तावेज थे। चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है। प्रवीण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं और ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। तो इन 7 दिनों की रिमांड अगर मिलती है तो एक बार फिर से ईडी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि अभी तक ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे तथ्य बिंदु बाकी रह गए हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब अभी ईडी को नहीं मिले हैं और इसीलिए 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। फिलहाल कोर्ट में कार्रवाई जारी और अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला निकलकर सामने आएगा कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ईडी को मिलती है या नहीं।
तो दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की नजर। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी सुनवाई जारी है, अभी इंतजार करना होगा। सुनवाई दोनों पक्षों के वकील जो है जिरह कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वार किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ईडी का जो वकील है वो चाहते हैं कि अभी ईडी का जो पक्ष है वो ये है कि इनको अभी और कस्टडी दी जाए, अभी और पूछताछ करनी बाकी है। कुछ अहम सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, अभी और पुख्ता जानकारी लेनी है। और दूसरी तरफ की बात करें तो सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली हाईकोर्ट में भी जिरह कर रहे थे, उनकी तरफ से दलील सीधे तौर पर यह रहती है कि जो कुछ भी यह प्रकरण है या बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं वो गलत है। जी। जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी प्रवेश अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया था वो ये कि हम ईडी के साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य बिठाएंगे, उन सारे सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन गिरफ्तारी ना की जाए, इस बात पर बल दिया जा रहा था। और गिरफ्तारी होने के बाद गोलमोल, ये भी कहा जा रहा है कि गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ईडी दोबारा से रिमांड की मांग कर रही है। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि जो जब तक मुख्यमंत्री का पद बना रहेगा तब तक जो ईडी है वो भी सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही है। सीधे तौर पर जो विपक्ष का आरोप है, बीजेपी का आरोप है, वो यही है कि लगातार जब सीएम अपने पद पर बैठे हुए हैं तो सख्ती से पूछताछ नहीं हो रही। जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो है कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दे रहे। ईडी का कहना साफ तौर पर यही है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ पूछताछ तक जो रुकेगी नहीं, उसमें कई नामों के और खुलासे होने की बात सामने आ रही है। कल हमने देखा था कि दीपक सिंगला जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनसे जुड़े हुए हैं, पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो निकल कर आ रही है कि ईडी के पास अभी ऐसे और भी कई नाम है जिनके यहाँ पर अभी छापेमारी करनी है, या सीधे तौर पर मैं ये कह दूं कि उनसे पूछताछ करनी है। अभी अरविंद केजरीवाल के पास किन किन नामों का और खुलासा होना है, यही वजह है कि ईडी के पास जो समय था वो 7 दिन का था, वो कम रहा, और उसको लेकर ईडी अभी आगे की मांग करते हुए दिखाई दे रही है। जी, इन 7 दिनों के रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान ईडी ने कुछ साक्ष्य ऐसे जुटाए होंगे जो आरोपों को पुख्ता कर सके। इसमें कोई दोराय नहीं है। देखिए, जो कल ईडी की कार्रवाई हुई है दीपक सिंगला के घर पर, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए तार होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब गोवा में चुनाव हुए थे, ये सारा शराब घोटाला का जो पैसा है वहां पे खर्च हुआ था, और उसमें जो उस समय के चुनाव प्रभारी रहे थे वो दीपक सिंगला रहे थे, और उनके घर पर ईडी ने इसी वजह से शायद ये छापेमारी की थी। लेकिन फिलहाल जो बात सामने निकल कर आ रही है कि छापेमारी में ईडी को यहाँ पर भी कोई दस्तावेज जरूर उन्होंने इकट्ठे किए, जमा किए, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की बरामदगी जो है कैश की वो नहीं मिली है। और लगभग 18 से 19 घंटे जांच करने के बाद ईडी वहां से वापस चली गई। अब अगली कड़ी में किसका नाम है देखना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है सीधे तौर पर जो है जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी को कहीं ना कहीं उनके जवाब का इंतजार है, और ईडी अभी उनसे चाहती है ऐसे कुछ सवाल रुके हुए या बचे हुए जिनका अभी जवाब लेना बाकी है। बिल्कुल, कई सवाल और कई जवाब अभी भी बाकी हैं, और इसी को लेकर लगातार प्रवेश ईडी रिमांड की मांग कर रही है। अगर कोर्ट की तरफ से ये रिमांड मिल जाती है, 7 दिन की कस्टडी ईडी को मिल जाती है अरविंद केजरीवाल की, तो इस दौरान वो बचे हुए सवाल भी ईडी की तरफ से पूछे जाएंगे। फिलहाल अब नजर इस बात पर कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। दीपक सिंगला के घर में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, क्या इस दौरान कुछ निकलकर सामने आ पाया, और अगला ईडी के शिकंजे में कौन होगा, इसको लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ शराब नीति घोटाले को लेकर जो गंभीर आरोप लगे, लगातार ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को की गिरफ्तारी की गई है। इस घोटाले को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ठीक चुनाव से पहले जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव करीब है, और
दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होना है, 25 मई को चुनाव होना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का जो पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें दिल्ली की जनता जो है अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति के रूप में जुड़ने की कोशिश कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी उसी सहानुभूति को अपने साथ भुनाने की कोशिश कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए भी चिंता है। वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का कोई काम ऐसा हो जो उनके ना रहने के कारण रुके, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले तौर पर बता चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता की सहानुभूति मिलती दिखाई भी दे रही है। जनता का कहना है कि पूरा प्रकरण जो भी हो, जांच होनी चाहिए, समय देना चाहिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल इसके बाद से प्रवेश देखा गया जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, और इसके बाद से जब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुकी हैं और लगातार उनके द्वारा लिखे गए संदेश को पहुंचा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को लेकर पलटवार किया है, लेकिन इस बात को भी बल मिलता हुआ नजर आया कि अगर गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम जेल से सत्ता को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये नामुमकिन है, संभव ही नहीं है, इसके बाद क्या अब उस कार्यभार को या उस पद को देखा जाए तो इनकी पत्नी सुचारू करेंगी? इस पर भी कयासबाजी हुई। देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि पत्नी का जो मुख्यमंत्री पद को हासिल करने की बात है, वो सीधे तौर पर मैं बता दूं उसको नकारते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके स्थान पर किसी और को बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को गिरफ्तारी से पहले भी एक सर्वे कराकर खुलासे तौर पर कह चुके हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि वो जेल में रहकर भी जो है सरकार को चलाए। और उसमें अब कहीं ना कहीं मैं खुले तौर पर बता दूं कि किसी और को उस पद पर बैठने की बात सामने ले आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनको जरूर आगे करने की कोशिश की जा रही है। बार बार वो लगातार कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल का जिक्र करती है कि जब भी वो उनसे कस्टडी में मिलने जाती है तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कहा, दिल्ली की जनता के लिए उनको बहुत सहानुभूति है, उनको प्यार है, और दिल्ली की जनता के लिए वो आज भी कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। और वो बार बार जो खुले तौर पर यही बात को जो है स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हुई नजर भी आ रही है। और आम आदमी पार्टी लगातार जो है सुनीता केजरीवाल को सहानुभूति के रूप में ही आगे करने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि दिल्ली की जनता के दिल में देखा जाए तो अभी भी अरविंद केजरीवाल हैं। जिस तरीके की सहानुभूति प्रवेश निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुन पा रहे होंगे जो दिल्ली की जनता का मन और दिल क्या चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई, वो तमाम आरोप एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक तरफ नजर आ रही है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ करेगी या क्या कुछ इफेक्ट डालेगी इन चुनाव में, उसकी क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली की जनता जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति के रूप में जोड़ने की कोशिश कर रही है, और यही आम आदमी पार्टी भी चाहती है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि लगातार दिल्ली की जनता, मैंने कई लोगों से पूछने की या जानने की कोशिश भी की है, वो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर गलत भी किया है तो कम से कम जांच करें, उसमें थोड़ा समय देना चाहिए था। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सिटिंग जो मुख्यमंत्री है, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है और वो चुन के वहां पर बैठे हैं, उनको सीधे तौर पर जेल में डालना कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का जो जेल जाना है उसको गलत मान रही है, जबकि इससे पहले मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा सांसद थे और सत्येंद्र जैन मंत्री थे, उसको लेकर कभी भी इस तरीके की टिप्पणी दिल्ली वासियों की तरफ से विशेष रूप से बता रहा हूँ कि मैंने नहीं सुनी कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना गलत लगा हो या संजय सिंह का जेल जाना गलत लगा हो, या सीधे तौर पर मैं बता दूं कि सत्येंद्र जैन का जेल जाना गलत लगा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल जाना कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को गलत नजर आ रहा है, और दिल्ली की जनता उनके साथ सहानुभूति के रूप में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सहानुभूति के तौर पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी जो राउस एवेन्यू कोर्ट में जो कार्रवाई का दौर शुरू है प्रवेश, इसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अभी कार्रवाई चल रही है। सीधे तौर पर मैं बता दूं, अभी दोनों पक्षों के जो वकील हैं जिरह कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सवाल या सीधे तौर पर कहूँगा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो है कोर्ट का रुख देखना होगा, अभी हमें थोड़ा रुकना होगा। बिल्कुल,
कोर्ट के फैसले का फिलहाल सभी को इंतजार है। दोबारा से एक बार प्रवेश शर्मा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, दिल्ली की सीएम की जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद राजनीति में एक भूचाल देखने को मिलता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार एकजुटता और एकजुटता को और मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक चुनाव से पहले दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिक्रियाएं, जो नाराजगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि इसमें टीएमसी प्रमुख का भी बयान निकलकर सामने आया, तो वो तमाम देखा जाए जो एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहा जाए आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रवेश लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि दिल्ली के सीएम एक तरफ वो सारे योजनाएं दिल्ली की जनता के लिए, चाहे बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, इन सब बातों का जिक्र कर लें, वो सहूलियत जो दिल्ली की जनता को दिल्ली के सीएम ने प्रोवाइड कराई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं था और अचानक से इतना कुछ हो गया, आलीशान बंगला हो जाता है, लग्जरी गाड़ियां हो जाती हैं, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। और ये कड़ी सीधे सीधे जोड़ दी जाती है इस घोटाले से। देखिए, मैं आपको एक बार स्पष्ट रूप से बता दूं कि खुद ही अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे बयान थे या शब्द थे जिनको लेकर बीजेपी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। जब राजनीति में जुड़ाव किया था अरविंद केजरीवाल ने, तो सीधे तौर पर कुछ बातों की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी की तरह रहने की बात की थी, ना गाड़ी लेने की बात कही थी, ना बंगला लेने की बात कही थी, और अपने बच्चों की कसम भी खाई थी। और इसी पॉइंट को लेकर बीजेपी उनको बार बार घेरती है, क्योंकि जब आम आदमी की तरह आपने रहना है तो फिर किसी भी तरीके के बंगले को बनाना, उसमें लाखों रुपए का खर्चा करने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात सिक्योरिटी की बात थी, गाड़ी की बात थी, लेकिन तमाम वो सारी सुविधाएं जो है आज अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं और उसको विपक्ष लगातार घेरता है, और यही पॉइंट उनको बार बार घेरने की कोशिश भी करता है। बिल्कुल, हालात प्रवेश ऐसे बन गए हैं, कोर्ट की कार्रवाई यानी कि अरविंद केजरीवाल की पेशी, और पेशी के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट रूम में मौजूदगी जो अपडेट अभी सामने आ रहा है कि कल भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी बातों को रखते हैं। वो खुद कल भी कोर्ट में इस बात को कह रहे थे कि उनको तुरंत रिहा कर देना चाहिए। जो भी जांच है उसमें वो थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन मुझे दिल्ली की जनता का काम करना है, दिल्ली की जनता का जो काम है वो रुका हुआ है, वो मुझे पूरा करना है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं, कोर्ट ने उनकी कोई दलील कल तो नहीं मानी थी, लेकिन आज की बात करें तो अभी फिलहाल जिरे चल रही है। दोनों पक्षों के वकील आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी हमें सिर्फ जो है ये रुख देखना होगा कोर्ट का, कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कितनी टिप्पणी करते हुए नजर आएगा और क्या ईडी को कस्टडी देता है या नहीं। बिल्कुल प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की अपडेट आपसे साझा करेंगे। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है, यानी कि ईडी की तरफ से एक बार फिर से रिमांड की मांग की गई है कि 7 दिन की रिमांड दी जाए, क्योंकि कुछ अहम सवाल हैं, बिंदु हैं जो छूट गए हैं, उन पर अभी बात करनी बाकी है। और खुद ही जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कोर्ट रूम में मौजूदगी और खुद ही अपनी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रखर जी। हाँ सोनी जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से एक तमाचा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से एक पीआईएल दाखिल हुई थी, जिसमें पीआईएल में कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे अब नहीं रहना चाहिए, मगर उस पीआईएल को सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से खारिज करा है, ये कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ये तमाचा पड़ा हुआ है। देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं। हम लोग न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, और हम क्या और आपके सभी सम्मानित दर्शक भी ये जानते हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, माननीय सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करना, मनीष सिसोदिया जी को बंद करके रखना, देखिए ये हम सब जानते हैं और आपके सभी दर्शक जानते हैं। और हमें और हमारी पार्टी को पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, जो भी आदेश करेंगे हम उसका मान करेंगे। बिल्कुल,
न्यायपालिका की कार्यशैली पर पूरा भरोसा और अभी कोर्ट रूम में मौजूदगी अरविंद केजरीवाल की, और साफ तौर पर यह कहना कि अगर रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जा रही है तो हम पूरा का पूरा इसमें समर्थन रहेगा और हम पूरा तालमेल बिठाकर रहेंगे, यानी कि उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी कि जो साक्ष्य ईडी ने अभी तक जुटाए इन 7 दिनों के रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान, वो क्या ईडी पेश करेगी, सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। सोनी जी, मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी चीज है। देखिए, शरद रेड्डी है अरबिंदो कंपनी का मालिक, जो मुख्य आरोपी है इस कथाकथित फर्जी शराब घोटाले में। उससे जब पहली बार ईडी रिमांड पे लेती है, वो कोर्ट में जाके अपियर होता है और कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता नहीं हूँ। उसके ठीक कुछ समय बाद उसको ईडी उसकी बेल को अपोज नहीं करती है और उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये वही शरद रेड्डी है, अरबिंदो फार्मा कंपनी का मालिक है, जिसने 60 करोड़ रुपए बेल मिलते ही भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सुनो जी, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर लोडेड है इलेक्ट्रल बॉन्ड। बिल्कुल प्रखर जी, कल देखा जाए तो ईडी ने शायद जो ईडी ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, और दीपक सिंघला का भी नाम सामने आया, वहां पर भी छापेमार की कार्रवाई की गई है। मैं वही कह रहा हूं कि ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है, शराब कथाकथित शराब घोटाले में शरद रेड्डी 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिए? मनी ट्रेल ये लोग हम लोग पर बना रहे हैं कि मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि इनको लथाड़ा है ये कहकर कि यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज द मनी ट्रेल। और इलेक्शन कमीशन की साइट पे अरबिंदो फार्मा कंपनी ने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको रिडीम भी कर लिया है। ये तो साफ साफ मनी ट्रेल दिख रही है और आपके दर्शक को भी ये जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ये महज आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारे आरोपों को नकारती हुई नजर आ रही है। कई बार सवाल पूछे गए, कई बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल के न्यूज इंडिया में डिबेट के दौरान पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, लेकिन उनकी तरफ से इसे नकारा गया। सोनी जी देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कोई भी अगर कुछ भी बयान देती है तो प्रमाणों के साथ बयान देती है। ये अब आप मेरी बात पे यकीन ना करिए, मेरे किसी प्रवक्ता की बात पे यकीन ना करिए, आप किसी नेता की बात ना यकीन करिए। मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइए और अरबिंदो फार्मा कंपनी डालिए। अरबिंदो फार्मा कंपनी की तरफ से कितने करोड़ रुपए किस पार्टी को चंदा दिया गया, ये आपको खुद दिख जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात पे बिल्कुल यकीन ना करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पे आप पड़ताल करिए कि अरबिंदो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? बिल्कुल, ये तो साफ है, ये स्पष्ट है कि जो मुख्य आरोपी है वो सरकारी गवाह बना बैठा हुआ है। सरकारी गवाह बनने के बाद वो 60 करोड़ रुपए भी चंदा दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, ये तो मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कबर खोदने का काम करा है। ये इलेक्शन, इनकी सारे चिट्ठी, क्या लगता है प्रखर जी, ये साजिश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों और इतनी प्रभावी तौर पर? देखिए, असल में बात सिर्फ इतनी सी है, एक माननीय हमारे गृह मंत्री ने हमको सुपारी भर की पार्टी बोला था। यही सुपारी भर की पार्टी जिसने सबसे ज्यादा गले में भारतीय जनता पार्टी के जाके फंस चुकी है। अब सबसे ज्यादा अगर हराने का रिकॉर्ड देखा जाएगा सुनी जी, तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे वो 3 बार आपका दिल्ली का चुनाव क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो एमसीडी जिसमें 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसमें हमने इनकी नाक में नकेल खींचकर बाहर निकालने का काम करा। और ये ठीक बात है प्रखर जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इधर इंडिया गठबंधन होने के बाद ये कहा जा सकता है कि भाई क्या इंडिया गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मैं सोनी जी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपके सभी दर्शकों को, और मैं आपको भी यकीन दिला रहा हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने
सेक्शन 30 ऑफ पीएमएलए एक्ट हटा दिया, जो 2019 में इन्होंने संशोधन करा था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री छोड़ के भाग जाएंगे। ये साजिशन तौर पे 2019 में इसको अमेंड करके लाया गया था। ये इनका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी विपक्ष है उनकी आवाज को दबाया जाए, और कोई सीधा सीधा यही मतलब है। और अब मैं खुद बता रहा हूँ, राज्यसभा के अंदर हमारे शेर सांसद संजय सिंह ने आंकड़ा दिया था कि कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी कितना है, 0.4% है कन्विक्शन रेट। तो ईडी और सीबीआई ये सब प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी के जो काम कर रहे हैं, और ये चुनाव से पहले ही छोड़े जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा मैं आपको एकदम फिर ये शांत हो जाएंगे। और और यकीन मानिए, आप मेरी बात पे यकीन मानिए कि आप किसी राज्यों में जब भी चुनाव देखेंगे, वहां पर आपको ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा सक्रिय मिलेगी आपको। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम बातों का जिक्र करने के लिए और तमाम सवाल उठाने के लिए। हालांकि कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, उस पर के न्यूज की नजर बनी हुई है। लगातार ऐसा खबर पर नजर और पल पल के अपडेट दर्शकों के साथ साझा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार दिल्ली से बड़ी खबर पर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आज एक बार फिर से रिमांड खत्म हुई और पेशी है अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कार्रवाई कोर्ट की जारी है। लगातार केजरीवाल की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि रिमांड के दौरान उन तमाम सवालों की जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी ने जो साक्ष्य अब तक जुटाए हैं क्या वो कोर्ट में पेश करेगी। तो ये तमाम अहम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी पैरवी खुद ही करते हुए दिल्ली के सीएम नजर आ रहे हैं और लगातार आएगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये कार्रवाई जारी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर फिलहाल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल का परिवार भी इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद है। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। प्रवेश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए प्रवेश, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो आरोप प्रवक्ताओं के निकलकर सामने आ रहे हैं, और लगातार आपने देखा होगा एक के बाद एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो वो तमाम आरोप निकलकर सामने आते हैं। अरविंदो फार्मा कंपनी और शरद रेड्डी ने जो राशि ट्रांसफर की, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रवेश, वापस से रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़ चुके हैं के न्यूज में। अनिल शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार यही सवाल कि शरद रेड्डी ने जो अमाउंट ट्रांसफर किया वो तो बीजेपी के खाते में गया। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, और 100 करोड़ के घोटाले में 60 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए। जी अनिल। हेलो अनिल जी, आपको आवाज जी सुन पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, शर्मा नहीं है जी, माफ कीजिएगा अनिल जी। हाँ नहीं कोई। देखिए, ये कई बार क्लैरिफाई हो चुका है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है, वो एक सरकार की सुचिता लाने के लिए चुनाव में वो एक स्कीम थी। और कोई भी पार्टी आप कहें, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे आम आदमी पार्टी कहे, जो कुछ भी कहे, उनको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से सबको चंदा मिला है। अगर विपक्षी पार्टियों को कहीं कोई दिक्कत है तो वो अपने चंदे को सरेंडर कर दें, पर जितना हमें मिला है उससे ज्यादा विपक्षी दलों को मिला है। हम लार्जेस्ट पार्टी है फिर भी हमें कम मिला है। तो एक सिस्टम है। ये सच है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्थगित कर दिया, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को हटा दिया है, ठीक है। पर हुआ सब संवैधानिक से है। विपक्ष को क्या दिक्कत है, जब ये नगद में रिश्वत लेते थे या चंदा लेते थे तब इनके लिए ठीक था। क्योंकि ठीक इसलिए था कि 1100 रुपए चंदा मिलते थे, 100 रुपए पार्टी में जमा कराते थे, 1000 रुपए वो अपनी जेब में रखते थे। एक बात और मैं विपक्ष से भी पूछना चाहूंगा कि अब ये चुनाव चल रहे हैं तो जरा विपक्ष को ये भी बताना चाहिए कि चुनाव का खर्चा वो कहाँ से ला रहे हैं। एक सरकार ने स्कीम ट्रांसफर लाई थी ना, लोगों को मिला। आज का जो चुनाव का खर्चा अब क्या इनके जो नेता हैं वो अपनी बैंक अकाउंट से दे रहे हैं या वो
अंडर टेबल लेके दे रहे हैं। ये भी उनको पूछना चाहिए कि अब चुनाव का खर्चा कैसे चला रहे हैं, कहाँ से रिश्वत ले रहे हैं, कहाँ से घपले कर रहे हैं। तो ये एक विपक्ष का वो अपनी चीजों को देखना नहीं है, पर आरोप लगाने उनका काम है, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, उसी में ये मग्न है। लार्जेस्ट, आपने कहा अनिल गुप्ता जी कि लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और तब भी सबसे कम चंदा। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करेगी? अगर विपक्ष पर ये आरोप कि क्या अंडर टेबल सीन चल रहा है, तो क्या ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी में? मैं बता रहा हूँ, जितने सांसद हमारे पार्लियामेंट में हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो विपक्ष के मुकाबले हमें कम मिला। और हमारी तो लार्जेस्ट पार्टी, हमारे तो कार्यकर्ता भी देते हैं। अभी हमारी माइक्रो डोनेशन की योजना चालू है, उसके 500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का चंदा कार्यकर्ता देते हैं, पब्लिक भी देती है। और सुनिए, जो भी चंदा मिलता है वो सारी की सारी डिटेल। ठीक है, अनिल गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट में जो कार्रवाई है वो जारी है, और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा अपडेट साझा करेंगे। इसी बीच शामली का रुख कर लेते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। सरदना में बना रहे हैं, सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित होगा। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप मुझे बताओ, पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है, और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। और इसके लिए यह प्रबुद्ध सम्मेलन समाज के हर तबके का व्यक्ति यहां पर आया है। अधिवक्ता भी है, चिकित्सक भी है, शिक्षक भी है, व्यापारी भी है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। ये समाज का माहौल बनाते हैं, समाज को लीड करते हैं। और आपके यहां तो पहले चरण में ही चुनाव है 19 अप्रैल को, लेकिन अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर पहले चरण के मतदान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और पहले दिन से ही तय कर लेंगे कि नहीं, हमें चुनाव के मतदान के लिए स्वयं भी वोट पोल करना है, लोगों को वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है, अगर आप तय कर लेंगे तो मित्रों, मतदान का जो प्रतिशत 30, 40, 50 और 60% तक सीमित रह जाता है, इसी प्रतिशत को हम बढ़ा करके 80 और 90% तक कर सकते हैं। और यही सही लोकतंत्र है, जहां बिना भेदभाव के हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए नेतृत्व वर्ग को पहले जागरूक होना पड़ेगा, पहले लोगों को बताना क्या सही है क्या गलत है। प्रदीप चौधरी हमारे यहां के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया है और हमारा दायित्व बनता है कि प्रदीप चौधरी का इंतजार ये ना करें कि साहब हमारे घर में जब आएंगे जब बोलेंगे तब हम जाएंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं प्रदीप चौधरी बने और मोदी जी की झोली में कैराना लोकसभा सीट को एक बार फिर धूम धड़ाके के साथ फिर लेकर के चले। ये हम सबका दायित्व बनता है और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आए, सब चुनावी सभा करने के लिए हम लोग आएंगे, लेकिन चुनावी सभा के पहले हमारे प्रबुद्ध जनों का दायित्व बनता है कि वे भी अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में एक माहौल बनाए कि देश के अंदर की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार तो ये जीत हो तो कायदे से हो ना धूम धड़ाके की जीत। अगर उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट एक साथ दे देता है तो देश के अंदर 400 सीट आने में कोई समस्या नहीं है और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, इंतजार नहीं करना होगा। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे हमने अभी गत वर्ष ही इस बात का निर्णय भी किया है अन्नदाता किसानों के लिए। आपने देखा होगा, आपने सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दिया तो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ऋण माफी से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करती है और ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग निजी नलकूप किसानों को भी फ्री में बिजली देने के लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। एमएसएमई व्यापारियों को हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। सुरक्षा और समृद्धि के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और ये सब संभव हुआ है मोदी जी की गारंटी के माध्यम से। मोदी गारंटी किसी कार्य के 100% होने की गारंटी देता है और आज जब मोदी गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात, 10 करोड़ गरीबों को मित्रों 10 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर कनेक्शन, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। यानी जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य मोदी जी ने करके दिखाया। एक तरफ जातिवाद का राग अलापने वाले वे लोग थे जिन्होंने केवल अपने परिवार को ध्यान में रख करके काम किया, उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, तो मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार माना और परिणाम है देश के अंदर हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और महिला को उसके जरूरत के अनुरूप शासन की योजना का लाभ प्राप्त हुआ। और यही कारण है कि आस्था का और आजीविका को भी देश के अंदर एक नई पहचान प्राप्त हो रही है, एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। तो नए भारत में नया उत्तर प्रदेश भी दमदार तरीके से खड़े होकर के
देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और उसी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में शामली जनपद का कैराना लोकसभा सीट का भी अपना महत्व है। मित्रों, जो कुछ भी हम हमारे जनप्रतिनिधि कर पाए हैं, और अब तो सोने पे सुहागा हो गया कि बीजेपी के साथ साथ अब राष्ट्रीय लोकदल भी इस अभियान का हिस्सा बनकर के हम सब मिलकर के विकास के लिए भी और विरासत के लिए भी कार्य करेंगे, नौजवान की आजीविका के लिए भी कार्य करेंगे, तो किसान के सम्मान के लिए भी कार्य करेंगे, बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता व्यवस्था करेंगे, तो व्यापारी की समृद्धि के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे, तो साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेंगे, हर घर नल की योजना लागू होगी, तो यमुना मैया की सफाई की पुख्ता व्यवस्था भी होगी। ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। पलायन जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह विराम लगेगा। हमने किराना में पहले ही तय कर दिया है, वहां पे पीएससी की हमारी पानी का गठन हो रहा है, पूरी एक पानी वहां गठित होने जा रही है। और इसके बाद आप देखना सुरक्षा का बेहतर माहौल। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटी यहीं पे रह करके पढ़ रही है। जो पहले बेटी की शादी होती थी, माँ बाप इस बात के लिए कहते हैं बेटी तो कराए थे, लेकिन उस बेचारी की गलती क्या थी कि पिछली सरकारों ने ऐसा माहौल दे दिया कि बेटी को पढ़ाई करने के लिए भी कर चुकी, अपने माँ बाप के साथ रहकर के पूरी पढ़ाई कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। हमारा व्यापारी सुरक्षित है, तो आज कैराना में फिर से, शामली में फिर से व्यापार फल फूल रहा है। मैं देख रहा था, मैं देखता हूं, अक्सर मैं आंकड़े मंगाता हूं जनपदों के भी, जानकारी मंगाता हूं, और तब मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रत्याशी, घर घर जाना उनके लिए चुनाव के दौरान कठिन होगा। 5 वर्ष तक आप उनसे खूब सेवा लीजिए, गांव गांव बुलाइए, मोहल्ले मोहल्ले बुलाइए। हम लोग भी उनको इस बात के लिए फ्री देंगे कि भाई आप जाइए, हर गांव में जाइए, लेकिन चुनाव के दौरान हर गांव हर घर तक पहुंचना कठिन होगा। इसके लिए आपको स्वयं प्रदीप चौधरी का और मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के गांव गांव घर घर जाकर के लोगों से जागरूक करना, और इसी के लिए मैं आया हूं आपके पास आह्वान करने के लिए। चुनावी सभा के पहले हमारी ये रणनीति तय हो जाए, और चुनाव के बाद फिर से धूम धड़ाके के साथ वे गांव गांव की यात्रा के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज देश के अंदर की जो आवाज है, उस आवाज के साथ हम सब भी जुड़ेंगे कि फिर एक बार बोलना नहीं है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमें मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अगले 3 वर्ष भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।